आज मैं बात करने जा रहा हूँ कल की 98 एडी के ट्रेलर के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये प्रभास की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी, इवन नॉट फॉर प्रभास, सबके लिए, पूरी फिल्म, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए मोस्ट अवेटेड मूवी थी फॉर दिस ईयर। एंड इस मूवी की हाइप काफ़ी समय से चलती आ रही थी। आज इसका इवन फैंस काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे इस मूवी का प्रमोशन मटेरियल कब आएगा। एंड प्रमोशनल मटेरियल के नाम पे एक इवेंट रखा गया था, मे बी शायद आंध्रा में और मे बी तेलंगाना में, मुझे जगह तो ध्यान नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर डैट। बट हाँ, काफ़ी अच्छा वो प्रमोशनल इवेंट था जहाँ पर हमें बुजी द कार के बारे में, द एआई के बारे में हमें पता लगा। उसके बाद इसके बारे में 2 प्रील्यूड निकाले गए जो कि काफ़ी अच्छे थे, जिसमें प्रभास के कैरेक्टर के बारे में, हिज रिलेशनशिप बिटवीन बुजी एंड डैट द ब्रह्मानंदन्स कैरेक्टर, सॉरी मैं उनका नाम नहीं ध्यान कर पा रहा हूँ, बट हाँ। उसमें बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को दिखाया गया था। द वर्ल्ड ऑफ कल्कि वॉज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इन दैट मूवी, किस तरीके से दुनिया होगी, काशी में ये बेस्ड ये मूवी है। बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया था एंड बहुत सी चीज़ें उसमें बताई गई थी, इनके करेक्टर्स के बारे में, इनके रिलेशनशिप्स के बारे में। काफ़ी अच्छा प्रील्यूड था। एंड ये इंडियन सिनेमा में पहली बार ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। इससे ही पता लगता है कि इस मूवी में काफ़ी मेहनत की गई है। जैसे कि आज इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है एंड मैं देख के एकदम शॉक हो गया कि इस लेवल पे मूवी हम बना सकते हैं फॉर जस्ट ओनली 600 करोड़। आप कह रहे होंगे कि फॉर जस्ट ओनली 600 करोड़ ये बहुत बड़ा अमाउंट है फॉर द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बट या इस लेवल के वीएफएक्स के साथ, इतनी बड़ी कास्ट के साथ, ऐसे कंसेप्ट के साथ जो आज तक इंडिया ने एक्सप्लोर ही नहीं करा अपनी मूवीज़ में। मतलब एक किया था बट वो काफ़ी फॉरगेटेबल था। गणपत, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। बट हाँ, एक डिस्टोपियन मूवी जो इंडिया में, एक सीरियस डिस्टोपियन मूवी फर्स्ट टाइम हमें देखने को मिल रही है। आज हम इसी के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। इस ट्रेलर में मैं आपको अपने गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स दोनों के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुझे सबसे अच्छी इस मूवी में चीज़ लगी वो था अमिताभ बच्चन का करेक्टर। आई कांट बिलीव कि 80 प्लस की उम्र में कोई इतना एक्टिव, कोई इतने अच्छे से, कोई इतनी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस के साथ कैसे आ सकता है। मतलब आप अमिताभ बच्चन की मूवमेंट देखिए एक्शंस के टाइम पे, उनका करेक्टर देखिए, उनकी डायलॉग डिलीवरी देखिए, उनका स्क्रीन प्रेजेंस देखिए। आपको ट्रेलर देख के ही पता लग जाएगा कि क्यों उन्हें इस इंडस्ट्री का शहंशाह कहा जाता है और आज तक उनके जैसा कोई सुपरस्टार पैदा नहीं हुआ। वो ये देख कर ही पता लगता है। और बाकी करेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे आगे, बट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अमित सर को ही मैं मतलब कवर करना चाहूँगा। अमित जी का करेक्टर है अश्वत्थामा का, जो कि बेस्ड है महाभारत से। महाभारत के टाइम पे अश्वत्थामा की अगर मैं आपको बैक स्टोरी बताऊँ तो उनके करेक्टर के साथ क्या हुआ था कि उन्होंने और अर्जुन ने महाभारत के टाइम पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अर्जुन ने तो वो ब्रह्मास्त्र वापसी ले लिया, पर अश्वत्थामा वो ब्रह्मास्त्र वापसी नहीं ले पाए। और पांडवों के प्रति, मतलब पांडवों के टूवर्ड्स उनके एंगर को देखते हुए उन्होंने वो ब्रह्मास्त्र उतरा जो अभिमन्यु की बीवी थी, उनकी कोख की तरफ, उनके कोख मीन्स कि उनके पेट की तरफ, जहाँ पर उनका जो, मतलब उनका इम्प्रेग्नेटेड जो थी उतरा, उनकी तरफ वो ब्रह्मास्त्र उन्होंने टूवर्ड्स डायरेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो उनका अनबोर्न चाइल्ड परीक्षित जो था वो मर गया। और उसी से ही पांडवों का जो आगे की जनरेशन थी वो वहीं रुक गई। इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण ने उनको एक कर्ज दिया था कि कि वो पूरी ज़िंदगी पीड़ा में ही बिताएंगे। वो एक चिरंजीवी तो है, बट वो पीड़ित ही रहेंगे और उनसे उनकी वो मणि ले ली गई। और जब वो कल की अवतार, जब वो कली इस दुनिया में आएगा, जब कल्कि का अवतार होगा, तब वो मणि उन्हें वापसी दे दी जाएगी। और वही इस मूवी में भी दिखाया गया है कि जो वो मणि है वो अश्वत्थामा के पास है। कि इसका मतलब कि कल्कि और कली दोनों का समय आ चुका है, दुनिया का अंत होने वाला है। सबको ये लग रहा था कि प्रभास का करेक्टर जो होगा वो एक
कल्कि के अवतार का होगा। जैसा कि हम अश्वत्थामा के बारे में बात कर रहे थे, एंड आपको लग रहा होगा कि मैं अश्वत्थामा की बैक स्टोरी पे क्यों जा रहा हूँ सर ट्रेलर रिव्यू से हटकर। सो ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का मोटिव क्यों है, मतलब इस मूवी में क्या मोटिव है उनका। सो जैसे कि उनको इस चीज़ का गम भी था, उस ग्रीफ में ही वो पूरी ज़िंदगी रहे, और वो चिरंजीवी है तो वो आज तक प्रेजेंट है महाभारत के समय से। सो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि दीपिका का जो कैरेक्टर है वो लड़की है जिनके पेट में कोई एक ऐसी चीज़ है जो उनके मतलब कोख में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो सुप्रीम लीडर है उसको अफेक्ट कर सकता है, जो उसके लिए एक नुकसानदायक है। तभी उसके ऊपर दीपिका के कैरेक्टर के ऊपर बाउंड्री लगाई गई है। एंड आप ट्रेलर में देख पा रहे होंगे कि अश्वत्थामा अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर ने वो जिम्मा उठाया है कि वो दीपिका को प्रोटेक्ट करेंगे। ही इज लाइक द प्रोटेक्टर ऑफ दीपिका's कैरेक्टर। सो मे बी हो सकता है कि यही रेफरेंस लेकर, जो अश्वत्थामा की बैक स्टोरी इसका रेफरेंस लेकर यही दिखाया गया है। सो नागवशी ने बड़ी क्लेवरली इस चीज़ को, मतलब इस बैकड्रॉप को कनेक्ट करके एक स्टोरी में बहुत अच्छे से ऐड किए हैं कि अश्वत्थामा क्यों दीपिका को बचाना चाहते हैं, कि अपने जो उन्होंने पाप किया था उसका प्रायश्चित करने के लिए, अपने सिन को कवर अप करने के लिए। सो मुझे मतलब मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अमिताभ बच्चन के ही कैरेक्टर से हूँ कि वो किस तरीके से इस चीज़ को शो करेंगे। बिकॉज शायद हो सकता है कि हिंदू मैथोलॉजिकल के अकॉर्डिंगली एक रियल कैरेक्टर सिर्फ अमिताभ बच्चन सर को ही दिया गया है इस मूवी में, बाकी और यहाँ कमल हसन को। बिकॉज इसमें कल्कि का अवतार अभी आना बाकी है, क्योंकि शायद दीपिका के कोख से जन्म लेगा। सो अब अमिताभ बच्चन सर के बारे में तो हमने बात कर ली, एंड दीपिका का कैरेक्टर अभी तक इसमें ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। वो एक तरह से इस मूवी का मेन एक कंसेप्ट, मतलब एक मेन पार्ट ज़रूर है, बट अभी ट्रेलर में उनका भी एक्टिंग टैलेंट हो या कुछ ऐसा हो, वो अभी इतना अच्छे से नहीं दिखाया गया। ही इज़ लाइक द सर्वाइवर ऑफ दिस मूवी टिल राइट नाउ। अभी मूवी में क्या होता है वो अभी आगे हमें पता लगेगा। आगे बात करने जाते हैं दिशा पटानी के बारे में। सो दिशा पटानी का कैरेक्टर मे बी इट्स लाइक अ लव इंटरेस्ट फॉर प्रभास। सो उनका कैरेक्टर अभी इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हुआ, बट हो सकता है कि दिशा पटानी कुड बी द रीज़न जिससे कि प्रभास एक राइट लाइन में, मतलब एक सही रास्ते चले, आगे वो अश्वत्थामा के साथ मिलकर सुप्रीम लीडर से फाइट करें। बाकी शाश्वत चटर्जी का अभी कैरेक्टर एज अ मेन विलन फॉर दिस मूवी ओनली, मतलब मेन विलन तो वैसे मेन एंटागोनिस्ट जो है वो कमल हसन सर होंगे, बट अभी के लिए जो सुप्रीम लीडर है, मतलब कमल हसन के इशारों पर नाचने वाले, या उनका एक मिनिस्टर टाइप एक सुप्रीम लीडर जो फ्रंट फुट पर आके उस पूरी कॉम्प्लेक्स को संभालेगा, वो शायद शाश्वत चटर्जी का ही कैरेक्टर है, जो कि एक बहुत ब्रिलियंट एक्टर है। सो मैं आशा करता हूँ अभी ट्रेलर में तो उनका मतलब ऐसा कोई लगा नहीं मुझे कि अभी उन्होंने बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देंगे इस मूवी में, बट स्टिल आई बिलीव कि मूवी में वो बहुत अच्छे दिखेंगे। सो आगे और बात करते हैं अब मेन कैरेक्टर जो है प्रभास। सो प्रभास का कैरेक्टर हम प्रील्यूड जिन्होंने देखा है उसमें बताया गया कि वो एक वूफी कैरेक्टर है, वो एक सेल्फिश कैरेक्टर जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और इस ट्रेलर में भी वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सो इसमें प्रभास का कैरेक्टर इसी टाइप का ही दिखाया गया कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और वो कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है, उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए। इसकी वजह से वो दीपिका के पीछे पड़ेंगे उनकी बाउंटी के चक्कर में, जो कि बाउंटी लगाई गई है शाश्वत चटर्जी मतलब कॉम्प्लेक्स के लीडर के द्वारा, कि दीपिका को ग्रैब करना है, ग्रैब इज़ नॉट अ राइट वर्ड टू से, बट हाँ दीपिका को कैप्चर करना है, एंड मे बी दे वांट टू किल हर, बिकॉज वही एक सबसे बड़ा थ्रेट है उनके कॉम्प्लेक्स के लिए। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज प्रभास के जो पिछले प्रोजेक्ट्स थे वो ऑन पेपर बहुत अच्छे लग रहे थे, एस्थेटिकली बहुत अच्छे लग रहे थे, बट जो उनका एग्जीक्यूशन था वो बहुत ही बेकार था, जिसकी वजह से प्रभास की परफॉर्मेंस वो जितना अच्छा उन्होंने बाहुबली में परफॉर्म किया उतना अच्छा वो मे भी हो सकता है कि कहीं कमी छूट रही थी।
ऑरा तो नज़र आ रहा था उनका, बट स्टिल जो उनका पोटेंशियल था वो एक हद तक मुझे लगा कि अभी तक आशीष राजमौली के अलावा किसी ने अभी तक नहीं यूज़ किया। सो मे भी हो सकता है नाग अश्विन कुड बी द वन कि जो प्रभास से एक अच्छा एक्ट करवा सके। मतलब एक प्रभास ऑलरेडी एक अच्छे एक्टर है कि एक प्रभास को एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड कर सके उनकी एक्टिंग रेंज के अकॉर्डिंगली। एंड ट्रेलर देख के पता लग रहा है कि प्रभास मे भी एक अच्छा करेक्टर प्ले करेंगे। एक ये जो और काफ़ी डिफरेंट अवतार हमने प्रभास को ऐसे अवतार में, मतलब ऐसा हमने एक कनेक्टेड अवतार हमने देखा है, बट फुल्ली गूफी करेक्टर अभी तक नहीं देखा है प्रभास को, खासकर नॉर्थ इंडियन ऑडियंस ने। बाकी साउथ इंडिया में उनकी और भी मूवीज़ है जिनमें ये भी हो सकता है उनका कोई ऐसा करेक्टर हो, बट नॉर्थ इंडियन ऑडियंस ने अभी तक ऐसा करेक्टर उनके लिए नहीं देखा है। सो यहाँ पर हमने करेक्टर्स के बारे में तो कवर कर दिया, पर जो मेन चीज़ आती है इस मूवी के बारे में VFX एंड CGI। एंड नो डाउट ये 600 करोड़ के बजट में इनका बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। अब मैंने अटैम्प्ट क्यों यहाँ पर यूज़ किया, अभी भी मैं कहूँगा कि VFX कोई हॉलीवुड लेवल का नहीं है, बट ये उस मार्क को टच कर रहा है कि ये हॉलीवुड लेवल का मतलब बन सकता है। मे भी हो सकता है कि ये अभी मैंने मोबाइल पे और अपने टीवी स्क्रीन पे ट्रेलर देखा था, सो हो सकता है कि ये हॉल पर मतलब एक IMAX स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगे इनका VFX, बट अभी के लिए मैं कहूँगा कि अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। 600 करोड़ के बजट के हिसाब से तो लिटरली इट इज़ द बेस्ट VFX और CGI आई कैन सी वी कैन एवर सी राइट नाउ। सो VFX अच्छा था काफ़ी, बट CGI मैं कहूँगा कि काफ़ी ब्रिलियंट था। मुझे CGI वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आगे हम बात करते हैं व्हीकल्स और प्रॉप्स के बारे में। सो मुझे लगता है व्हीकल्स पर उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया, सेट डिज़ाइन पे बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छी एक दुनिया क्रिएट की जा रही है। एंड बट मुझे थोड़ा सा एक डाउट है इनके एमिनेशंस पर। जैसा कि टीज़र से लेकर अब तक सबको एक ही कंप्लेंट रही है कि बहुत बेसिक से एमिनेशंस है। अनलाइक सलार में आप देखेंगे वो मूवी क्या है, जैसे भी हो, किसको अच्छी लगी हो बुरी लगी हो, पर नो डाउट उसके जो उन्होंने वो बनाए थे ना, क्या बोलते हैं इनको, एमिनेशंस, सो वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए गए थे। तो वहाँ इस चीज़ की कमी लगी कि बहुत कार्टूनिश या गिब्रिश सा लगा जो इनका एमिनेशन है, जो इनके गन्स एंड एवरीथिंग, मेनली गन्स अभी तक। बाकी एमिनेशन तो मुझे ठीक लगा, बाकी मुझे इनकी टेक बहुत अच्छी लगी, AI का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया। और इनके जो व्हीकल्स, स्पेशली व्हीकल्स की मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ करूँगा कि वो लिटरली बहुत बहुत टॉप नॉच है। मतलब आप इस बजट में इतने अच्छे तरीके से व्हीकल डिज़ाइन आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आगे हम बात करते हैं प्रभास वर्सेस अमिताभ बच्चन, जो कि हमें देखने को जाएगा इस मूवी में। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में हमें इन दोनों के बीच का फेस ऑफ दिखे, जो कि ट्रेलर में दिखाया गया है। और अमिताभ बच्चन सर का जो VFX यूज़ किया गया उनके स्टैचर पर, आप नोटिस करेंगे कि अमिताभ बच्चन सर बहुत ऊंचे और लंबे लग रहे हैं प्रभास एक 6'3" मे बी। सो अमिताभ बच्चन सर को अराउंड 10 फीट का दिखाया गया इस मूवी में, जो कि बहुत अच्छे से दिखाया गया। वो बहुत अच्छा डिसीजन भी रहा है, क्योंकि महाभारत के टाइम पे 10-11 फुट के ही लोग हुआ करते थे, जो नॉर्मल पर्सन में भी ये भी एक कम हाइट होगी उस मतलब उस युग के अकॉर्डिंग, उस फेस के अकॉर्डिंग। सो मुझे लगता है कि नाग अश्विन ने काफ़ी डिटेलिंग में इसमें काम किया है। एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस मूवी यार, एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस एक इसके साथ जुड़ा हुआ है। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मूवी में ना ये एक प्रमोशन अच्छे से बने। वो इस मूवी का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कोप बहुत अच्छा है, बट अगर इन्होंने नॉर्थ इंडिया मार्केट में अच्छे से प्रमोशन ना की तो वहाँ पर थोड़ी सी कमी रह सकती है। बिकॉज अब मैं एक मूवी लवर हूँ, मुझे इस मूवी के बारे में स्टार्टिंग से पता, मैं अपडेट्स लेता आ रहा हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली, उनको मेरे थ्रू ही इस मूवी के बारे में पता लग पा रहा है। उनको अब तक इन्होंने नॉर्थ इंडियन ऑडियंस को अच्छे से ग्रैब नहीं किया हो। और अच्छे से इस मूवी का पोटेंशियल है कि ये पहले दिन में 500 करोड़ के अराउंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर सकती है, अगर ये इस मूवी को अच्छे से प्रमोट करें, इवन इन होल इंडिया, इवन आउटसाइड ऑफ इंडिया।
सो चलो, ये तो बिज़नेस की बात है, ये तो अब आने के बाद ही पता लगे क्या बिज़नेस करती हैं। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें इस मूवी में ये बहुत सही लगी हैं। इसका एआई, जैसे कि आपने प्रीलोड देखा होगा, उसमें एक चीज़ दिखाई गई है जो प्रभास एक बच्चे से चुरा था। एक क्वांटम स्टोन टाइप होता है जिसको शायद नाम दिया गया ऑटोमेटिक क्वांटम होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम। सो उस स्टोन को, मतलब जो वो स्टोन टाइप है, सो एक वो क्वांटम स्टोन है जिसको यूज़ करके हम टेलीपैथी कर सकते हैं एंड अपने करेक्टर्स को मतलब डबल ट्रिपल कर सकते हैं। हम किसी का फेस मतलब प्रोजेक्ट टाइप एक बना सकते हैं, एक प्रोजेक्शन टाइप अपने ही शरीर का, जैसे कि इस ट्रेलर में भी प्रभास ने यूज़ किया जहाँ पर उनका ट्रिपल रोल दिखाया गया है। सो इस चीज़ का भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाएगा। एंड शायद मैंने प्रीलूड में ये चीज़ देखी थी कि एक स्टैचू बनाया गया है एक सुप्रीम लीडर मतलब शाश्वत चटर्जी का, उसमें एआई वो मशीन बना रहा है, उसको गार्ड कर रहे हैं नॉर्मल ह्यूमंस। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये फुल्ली डिपेंड, अगर मतलब ये चीज़ अच्छी लगी कि चाहे एआई आ गया है, स्टिल वी कैन नॉट बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एआई। ह्यूमन वर्क का बहुत इम्पोर्टेंस है उस चीज़ के लिए। एआई की भी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही रह सके, तो यहाँ पर मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छी लगी मुझे इस मूवी की। बाकी एक करेक्टर को मैंने मिस कर दिया जो कि एक मेन एंटागोनिस्ट है, कमल हसन। इनका मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में कोई ज़्यादा बड़ा रोल होगा। वो एक तरह से जैसे कि ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मदेव को दिखाया गया है, इससे उनका एक रेफरेंस दिया गया है, तो उसी तरीके से कमल हसन का करेक्टर होगा। मे बी 15 से 20 मिनट के अराउंड का एक करेक्टर होगा जो कि से वो लास्ट में मे बी वो गाइड करेंगे कि ऐसा होगा, और लास्ट में आते आते जब ये जीत जाएंगे अपनी वॉर, तो वो अपना एक रूप लेंगे। सो इससे आपको भी हिंट मिल गया होगा कि ये मूवी सिंगल पार्ट में तो नहीं होने वाली। ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जा रहा है नाग अश्विन द्वारा, एक कल्कि का यूनिवर्स, जिसमें कि प्रभास का करेक्टर एक भैरव है। इट विल वर्क लाइक अ कैटलिस्ट फॉर दिस मूवी। इट इज़ अ ब्रिज कि अभी जो मेन फोकस है मूवी का वो रहेगा दीपिका और कॉम्प्लेक्स के लीडर्स का। बाद में आते आते कल्कि का भी एक सॉरी कली कल्कि का सॉरी सॉरी कली कल्कि का एक करेक्टर होगा जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कल्कि को किस तरीके से दिखाया जाएगा और फ्यूचर में कौन कल्कि का कैरेक्टर प्ले करेगा। हो सकता है मे बी प्रभास ही वो कैरेक्टर प्ले करें कि भैरवा के कैरेक्टर के साथ कुछ अनहोनी हो गई एंड देन कल्कि विल बी द हीरो फॉर दिस फ्रेंचाइज। सो और मुझे नहीं लगता कि ये 2 या 3 मूवी का प्लान है, ये काफ़ी बड़ा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया जा रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस मूवी एंड मैं ज़रूर इस मूवी को देखना चाहूँगा। स्टोरी लाइन कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है अभी के लिए, क्योंकि इसमें शायद टीज़र से जब अश्वत्थामा का इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था तो मे भी लग रहा था कि एक टाइम ट्रैवल भी दिखाया जाएगा, जो कि ट्रेलर देख के मुझे नहीं लगता। एंड मुझे लगता है कि टाइम ट्रैवल दिखाना भी नहीं चाहिए इस मूवी के लिए, इस पार्ट में तो ज़रूर नहीं। अगले पार्ट्स में मे भी हो सकता है या उसको एक वेब सीरीज़ की तरह ये दिखा दे कि आगे भी एक्सप्लोर कर रहे इस वर्ल्ड को। बट इस मूवी में टाइम ट्रैवल होना मेरे हिसाब से कोई एक ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, मे बी एक मूवी को एग्जैजरेट करेगा, ना कि इस मूवी को ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। पर वो नाग अश्विन पे मुझे पूरा भरोसा लग रहा है। उनकी मैंने लास्ट मूवी महानती देखी थी जो कि काफ़ी ब्रिलियंट वर्क था, बट स्टिल नाग अश्विन को प्रूव करना ही होगा बिकॉज एक बड़े बजट का प्रोजेक्ट है। बिकॉज बहल वॉज ऑल्सो अ गुड डायरेक्टर, बट उन्होंने गणपत में क्या किया सबको पता है। सो हो सकता है कि नाग अश्विन उस चीज़ से सीखें एंड इस मूवी में कुछ अच्छा ही हमें डिलीवर करें, बिकॉज जो प्रोडक्शन हाउस का जो इस मूवी का भरोसा है वो दिख रहा है कि वो उनको बहुत भरोसा है इस मूवी पर। जिस तरीके से इस मूवी को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से इस मूवी को ओमिकॉन तक लिया गया है। ओमिकॉन हर एक मूवी को प्रमोट नहीं करता, वो खुद डिसाइड करते हैं इस मूवी को प्रमोट करना चाहिए या नहीं। सो उन्होंने इस मूवी को चूज़ किया तो कुछ तो बात होगी इस मूवी में। सो मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग हूँ एंड कोशिश करूँगा कि मैं फर्स्ट शो ही जाऊँ एंड मैं कोशिश करूँगा कि इस मूवी का भी मैं रिव्यू करूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टूवर्ड्स इट एंड मुझे लगता है कि ये मूवी कुछ तो बवाल करेगी ही करेगी। बाकी होप फॉर द बेस्ट
and many congratulations to Nag Ashwin for the great response from the audience he is getting right now. एंड मैं आशा करता हूँ कि मूवी में भी इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिले, नाग अश्विन को काफ़ी अप्रिसिएशन मिले ऑडियंस की तरफ से. सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.